आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे विषय पर गोता लगाने वाले हैं जो हम इंसानों के विकास के बिल्कुल केंद्र में है। यानी हम नई जानकारी को असल में कैसे सीखते हैं और उसे कैसे लागू करते हैं। आज हम डेविड कोल्ब की मशहूर एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि रट्टा मारकर याद की गई 70% से ज्यादा जानकारी महज 24 घंटे के अंदर ही दिमाग से पूरी तरह कैसे साफ हो जाती है? ये सच में हैरान करने वाली बात है। हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के फेल होने और असल अनुभव से सीखने की ताकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है, और ठीक यहीं पर कोल्ब की ये थ्योरी पूरी तस्वीर बदल कर रख देती है। आज हम इन चीजों पर एक नजर डालेंगे। प्रायोगिक शिक्षण की अवधारणा, 4 चरणीय शिक्षण चक्र, कोल्ब की बताई गई 4 सीखने की शैलियां, फिर हम एजुकेशन में इसके व्यवहारिक प्रभाव और अंत में इस सिद्धांत की कुछ जरूरी आलोचनाओं पर भी बात करेंगे। भाग 1, प्रायोगिक शिक्षण की अवधारणा, अनुभव को बदलना। यह वो बुनियाद है जिसे अमेरिकी समाजशास्त्री डेविड ए कोल्ब ने रखा था। 1984 में कोल्ब ने बिल्कुल सटीक बात कही थी कि सीखना कोई पैसिव काम नहीं है। उनका मानना था कि असली ज्ञान तब तक नहीं बनता जब तक हम सिर्फ तथ्यों को सुनने के बजाय अपने अनुभव को सक्रिय रूप से बदलते या ट्रांसफॉर्म नहीं करते। असल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी कोई साधारण विचार नहीं है, ये एक पूरी चक्रीय प्रक्रिया है। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसकी जड़ें जॉन डीवी, कर्ट लेविन और जीन पियाजे जैसे दिग्गजों के काम से जुड़ी हैं। आसान शब्दों में कहें तो ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आता, बल्कि अपने सीधे अनुभवों का मतलब निकालने से आता है। भाग 2, 4 चरणीय शिक्षण चक्र या कह लें ज्ञान का तंत्र। इस थ्योरी के 4 मुख्य टर्म्स या चरण हैं। एक बेहतरीन एजुकेशन के लिए इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान को गहराई से बैठाने के लिए किसी भी इंसान को इन 4 चरणों से गुजरना ही होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। ठोस अनुभव, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। यहां कीवर्ड है महसूस करना। मान लीजिए एक कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग चल रही है। टीम को कुछ सीमित सामान से एक पुल बनाना है। अब टीम के लोग पूरी तरह से इस काम में डूबे हुए हैं, अपने हाथों से चीजें जोड़ रहे हैं। ये उनका बिल्कुल सीधा प्रैक्टिकल अनुभव है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, चिंतनशील अवलोकन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, या बस देखना। पुल बन गया, अब टीम एक कदम पीछे हटती है। वो रुकते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, हमने अभी क्या किया, हमारा टीम वर्क कैसा था, कहाँ गड़बड़ हुई। ये ठहर कर खुद का आकलन करने का समय है। फिर आता है तीसरा चरण, अमूर्त वैचारिकरण, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, मतलब सोचना। जो कमियां देखी गईं, अब उन पर दिमाग लगाया जाता है। टीम शायद सोचेगी, अगर हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा और अच्छा होता या हम अपनी ताकतों के हिसाब से काम बांटते तो पुल ज्यादा मजबूत बनता। यहां अनुभव से एक नई थ्योरी या रणनीति बन रही है। और साइकिल का आखिरी चरण है सक्रिय प्रयोग, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी करना। अब टीम अपनी नई रणनीतियों को अगले टास्क में आजमाती है। और मजेदार बात पता है क्या है? जैसे ही वे इस नई थ्योरी को लागू करते हैं, उन्हें तुरंत एक नया ठोस अनुभव मिल जाता है और ये साइकिल फिर से घूम जाती है। भाग 3, कोल्ब की 4 सीखने की शैलियां। सीखने का चक्र तो सबके लिए एक है, लेकिन हर इंसान के सीखने के टाइप्स अलग-अलग होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग हमेशा 2 पैमानों के बीच संतुलन बनाता है। पहला है कि हम किसी स्थिति को कैसे ग्रहण करते हैं, क्या हम उसे महसूस करते हैं या उसके बारे में तार्किक रूप से सोचते हैं। और दूसरा है कि हम उसे कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या हम सिर्फ देखकर सीखते हैं या खुद करके। जब इन पैमानों को एक साथ मिलाया जाता है तो 4 खास तरह की लर्निंग स्टाइल्स या टाइप्स उभरकर सामने आती हैं: एकोमोडेटिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और एसिमिलेटिंग। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले है डाइवर्जिंग शैली, डाइवर्जिंग स्टाइल। ये वो लोग हैं जो महसूस करने और देखने पर भरोसा करते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। अगर किसी भी स्थिति को अलग अलग नजरियों से देखना हो या ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो तो ये लोग सबसे आगे रहते हैं। फिर आते हैं एसिमिलेटिंग शैली वाले लोग। इनका फोकस सोचने और देखने पर होता है। ये कमाल के विश्लेषक होते हैं जिन्हें थ्योरी और मॉडल से प्यार होता है। इनके लिए किसी बात का लॉजिक ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि वो प्रैक्टिकली कितनी काम की है। तीसरी है कन्वर्जिंग शैली, कन्वर्जिंग स्टाइल। इन लोगों का फंडा साफ है, सोचो और करो।
जब किसी थ्योरी को असली दुनिया के समाधान में बदलना हो या कोई पेचीदा तकनीकी समस्या सुलझानी हो तो ये झट से फैसला लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। और चौथी है अकोमोडेटिंग शैली, अकोमोडेटिंग स्टाइल। ये पूरी तरह से एक्शन में विश्वास रखते हैं, महसूस करो और कर डालो। ये लोग बहुत ज्यादा लॉजिक में नहीं पड़ते, अपने गट फीलिंग यानी अंतर्ज्ञान पर चलते हैं, रिस्क लेते हैं और हालात के हिसाब से खुद को तुरंत ढाल लेते हैं। भाग 4, व्यावहारिक प्रभाव और महत्व। अब सवाल ये उठता है कि असली दुनिया में इन सब बातों के इम्प्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस क्या हैं? सच तो ये है कि जब हम एजुकेशन या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को इन चारों चरणों और अलग-अलग शैलियों के हिसाब से डिजाइन करते हैं तो नतीजे शानदार होते हैं। ट्रेनिंग पर ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं और हमें ऐसे प्रोफेशनल्स मिलते हैं जो किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। भाग 5, सिद्धांत की आलोचनाएं। देखिए, कोई भी थ्योरी 100% परफेक्ट नहीं होती, तो आइए इसके कुछ सीमाओं पर भी निष्पक्ष रूप से नजर डालते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि असल जिंदगी में सीखना हमेशा इतना लाइन टू लाइन या क्रमिक नहीं होता, कभी-कभी हम कुछ चरण छोड़ भी देते हैं। इसके अलावा ये थियरी अलग-अलग संस्कृतियों के प्रभाव को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। और हाँ, लोगों को सिर्फ 4 खानों या शैलियों में बांटने से कभी-कभी उनके स्वाभाविक लचीलेपन पर भी असर पड़ सकता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। हमारी आज की संस्थाएं और एजुकेशन सिस्टम रट्टा मारने के इस पुराने जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं? हम ऐसा माहौल कैसे बनाएं जहां असली, अनुभव आधारित विकास हो सके? ये यकीनन सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।